आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिहार में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, केंद्र सरकार की गाइडलाइन ही पूरी तरह होगी लागू। देश में 86,983 संक्रमित इलाज के बाद हुए ठीक, 5,000 से ज्यादा की मौत। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 80 मजदूरों की मौत पर भड़की प्रियंका, कहा शुरू से ही की गई उपेक्षा। मन की बात में बोले पीएम मोदी, हॉलीवुड से हरिद्वार तक योग पर ध्यान दे रहे हैं लोग। यूपी में सुपरमार्केट, मॉल, सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने का आदेश जारी। कल से शुरू होने जा रही है ट्रेन सेवा। कर्मचारियों की सैलरी के पैसे नहीं, दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगे 5,000 करोड़ रुपए। नक्शे में बदलाव के लिए बहुमत का इंतजाम, नेपाल सरकार ने संसद में पेश किया संविधान संशोधन विधेयक। चीन ने भारतीय सीमा के करीब तोप और दूसरे हथियार जमा किए, दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी। भारत चीन के बीच वार्तालाप के बाद भी चीन ने LAC पर बढ़ाया सेना बल। चीनी सामान के विरोध में उतरे अरशद वारसी। और खेल रत्न अवार्ड के लिए BCCI ने भेजा रोहित शर्मा का नाम। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। नीतीश कुमार की सरकार ने कोरोना से बचाव को लेकर रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। गौर हो कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चौथे चरण का आज आखिरी दिन है। इसी बीच बिहार सरकार ने राज्य में 1 महीने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाए जाने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। गृह विभाग के अपर सचिव आमिर सुबहानी ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 30 मई 2020 को एक दिशा निर्देश जारी किया है। बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को राज्य में यथावत लागू करने का अनुपालन किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश एवं दिशा निर्देश का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें। बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमित की संख्या अब बढ़कर 3,676 हो गई है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 8,380 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 193 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कुल 1,82,143 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5,161 तक पहुंच गया है। इसमें 89,995 एक्टिव केस है, वहीं 86,984 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना लॉकडाउन सबसे ज्यादा परेशानी का सबब प्रवासी मजदूरों के लिए बना हुआ है। अन्य राज्यों में फंसे मजदूर अपने घर पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई ताकि वे आराम से घर पहुंच सके। हालांकि इन ट्रेनों से यात्रा करने के बाद भी अब तक 80 लोगों की जान चली गई है। दरअसल रेलवे अधिकारियों ने एक डेटा शेयर करते हुए कहा कि अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 80 प्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक शख्स की मौत कोरोना के कारण हुई है। वहीं 11 लोगों की मौत पहले से किसी बीमारी की चपेट में आने से हुई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह डेटा 9 से 27 मई के बीच का है। इस डेटा के सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने कहा, श्रमिक ट्रेनों में 80 लोगों की मृत्यु हो गई है, 40% ट्रेनें लेट चल रही हैं, कितनी ट्रेनें रास्ता भटक गई हैं, कई जगह यात्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार की तस्वीरें सामने आई है। इन सब के बीच रेल मंत्रालय का ये कहना कि कमजोर लोग ट्रेन से यात्रा ना करें, चौंकाने वाला है। कोरोना वायरस के जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से मन की बात की। प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा की और आने वाले समय में और गंभीरता के साथ सतर्कता बरतने को जरूरी बताया। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी जिक्र किया और कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी यह देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से द्वारिका तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत ही गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है।
केंद्र सरकार के बाद सोमवार को यूपी के योगी सरकार ने लॉकडाउन 5 के अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के हिसाब से यूपी में सुपरमार्केट, मॉल, ब्यूटी पार्लर और सैलून खुल जाएंगे। बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक खुलेंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक जिला प्रशासन नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। कंटेनमेंट जोन में सख्ती से नियम लागू रहेंगे। राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि गाजियाबाद में डीएम जरूरत देखकर फैसला लेंगे। टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बिठा चलेंगे। रोडवेज बसें चलेंगी। हर सीट पर सवारी बैठ सकेगी। किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी। 1 जून यानी सोमवार से देश में काफी कुछ बदलने वाला है। पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे राहत दी जा रही है। सोमवार से लॉकडाउन के राहत के साथ ही आपके दैनिक जीवन यापन से जुड़ी कई चीजों में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसमें आपको सबसे ज्यादा बदलाव यातायात नियमों में देखने को मिलेगा। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त होने के साथ ही 1 जून से पटरियों पर 200 नियमित ट्रेन दौड़ने लगेगी। 30 राजधानी स्पेशल ट्रेन पहले से ही चल रही है। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही दिल्ली की सरकार के सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने का संकट उत्पन्न हो गया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 रुपए की सहायता तत्काल देने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद करे। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अपने कर्मचारियों को केवल वेतन देने और ऑफिस से खर्च वहन करने के लिए 3500 करोड़ रुपए हर महीने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रेवेन्यू पर काफी असर पड़ा है। पिछले 2 महीने में 500 करोड़ रुपए जीएसटी से आए हैं। अन्य स्रोतों से हुई आमदनी को भी जोड़ दें तो कुल मिलाकर 1735 करोड़ रुपए का राजस्व आया है। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल सरकार ने रविवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य देश के मानचित्र में बदलाव करना है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों में मंत्री शिव माया तुम्बा होंगफे ने नेपाल सरकार की तरफ से विधेयक पेश किया है। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने के एक दिन बाद यह कदम उठाया गया है। यह संविधान में दूसरा बदलाव होगा। नेपाल ने हाल ही में देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें उसने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर दावा किया था। भारत ने इस पहल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि क्षेत्र पर बढ़ा चढ़ाकर किए गए कृत्रिम दावे को स्वीकार नहीं करेगा और पड़ोसी देश से इस तरह के अनुचित मानचित्र दावे से अलग रहने को कहा। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। दोनों देश इसे बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान चीन ने अपने इलाके में सैन्य तैयारियां तेज कर दी है। चीनी सेना भारी वाहनों से तोप और दूसरे हथियार जमा कर रही है। इन्हें कुछ ही घंटे पहले भारतीय सीमा पर लाया जा सकता है। चीन की यह हरकत इसलिए शक पैदा करती है क्योंकि इसी दौरान बटालियन और ब्रिगेड लेवल पर सैन्य अफसरों की बातचीत भी चल रही है। अब तक चीन के सैनिक विवाद वाली जगहों से लौटे नहीं हैं। भारतीय सैनिक भी यहां मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं। लद्दाख में भारत चीन के विवाद को सुलझाने के लिए चल रही बातचीत के बीच चीन की सेना में LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। चीनी सेना वहां बड़ी संख्या में बंदूकें और कॉम्बैक्ट वाहन लाकर खड़े कर दिए हैं, जो कुछ ही घंटों में भारतीय इलाके में आ सकते हैं। चीनी सेना की तरफ से ऐसा तब किया जा रहा है जब पहले ही भारतीय और चीनी अधिकारी पूर्वी लद्दाख के इलाके में अपने स्तर पर बातचीत कर रही है। हालांकि इस बातचीत का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है, क्योंकि चीन की सेना सीमा के पास से हटने के लिए मना कर रही है। चीन ने A वर्ग के कई वाहन LAC के पास पूर्वी लद्दाख में खड़े कर दिए हैं। ये वाहन भारत की LAC से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर खड़े कर दिए गए हैं, जो कि चीन की तरफ से कुछ ही घंटे में भारत की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में चीन के खिलाफ माहौल बना हुआ है। कोरोना वायरस और लद्दाख में चीन की ओर से दिक्कत पैदा करने के बाद भारत में एक बार फिर चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग बढ़ गई है। अब इस मुहिम में फिल्मी हस्तियां भी जुड़ रही हैं।
बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो अब चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जो भी चीज चाइनीज है मैं धीरे धीरे उसका इस्तेमाल बंद करने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारी जिंदगी में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइनीज है, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक दिन मैं चाइनीज फ्री हो जाऊंगा। आपको भी इसकी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चीनी सामानों को लेकर कई अन्य ट्वीट भी किए हैं। लिमिटेड ओवर्स में भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा ने बीते 2-3 सालों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अपने प्रदर्शन के दम पर रोहित ने वनडे और T20 में कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। वहीं टेस्ट में रोहित ने अपने ओपनिंग की अच्छी शुरुआत की है। रोहित के इसी प्रदर्शन का नतीजा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए उनका नाम भेजा है। रोहित के अलावा पुरुष टीम के 2 सीनियर खिलाड़ियों शिखर धवन और ईशांत शर्मा को प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड दिए जाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा महिला टीम ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को भी खेल के लिए नामांकित किया गया है। तो ये थी कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मुख्य खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।